मेरी भाभी हर रोज 1 किलो मसूर की दाल अपने बेडरूम में ले जाती। बाहर आती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मेरी भाभी रोज मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को बिना पकाए ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी तो जान ही निकल गई। आज शीतल भाभी ने मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वो बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, शीतल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, शीतल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो, निशा भी तो सो ही रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ। तुम तो हर रोज ही यही सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की कम उम्र वाली और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल करती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसलिए वो सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया स्नेहा। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, स्नेहा दाल तो मैंने खा ली, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी कब आंख लग गई थी और फिर सुबह को घबरा कर मेरी अचानक से आंख खुली। मेरे साथ साथ निशा भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे।
मैंने ये सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि स्नेहा, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाकर दे दो। फिर वो अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं शीतल भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे से निकलकर आ गई और वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप हो गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी मैं उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। भाभी कहने लगी, आज तो मैंने आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी, लेकिन निशा को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने निशा से किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हैं। मुझे निशा से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने तो कभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर पड़ता। वो भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूं सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बता दिया कि निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने निशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सब के साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द भी मुंह में ही थे कि निशा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए थे।
फिर भैया उठे और निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, निशा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? निशा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शीतल, आजकल निशा घर में ही होती है, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? भाभी का चेहरा एकदम से ही सफ़ेद पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, सुनील, निशा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और लाकर निशा के हाथ में थमा दी थी। और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में दे दिया और बोले, शीतल, तुम और स्नेहा कैरम खेल लिया करो। ये देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। स्नेहा, मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाती रहना। मेरा दिल भी ललचा गया था। भैया निशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रहती थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि निशा फर्स्ट ईयर की किताबें फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी और झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला कर देती हूँ, फिर निशा को तो बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना वह अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और निशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगी, स्नेहा, तुम भाभी को ये रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? निशा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में मुझे ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं निशा की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने निशा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फ़िलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो निशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, दाल कहाँ गई? तो भाभी बोली कि वो तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी दाल थी। तो ये सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, निशा कहाँ है? तो मैंने उन्हें बताया कि वो छत पर गई हैं। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था।
भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी निशा को बुरी तरह से डांट रही थी। निशा के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगे अपनी भाभी के साथ? निशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, निशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर निशा एकदम से मुस्कुरा गई थी। वो बोली, स्नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते हुए पाया था। वो बोली, स्नेहा जल्दी से दाल ला कर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और निशा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर मैं बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पे चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। फिर भाभी किचन में चली गई तो निशा भी उनके कमरे से बाहर निकल आए। ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि निशा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, निशा बताओ मुझे क्या मालूम हुआ? निशा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, स्नेहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था। वो खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने निशा को कसम दी कि वो भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वो बोली, पागल तो मैं हूँ नहीं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने निशा को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में मैं भैया को कैसे बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वो मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबरा कर उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई बरामदे में गई तो मैंने भैया, भाभी और निशा को देखा। मुझे लगा निशा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, स्नेहा मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा निशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम निशा से मुझे ये पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया था। मैं भैया से कहने लगी, भैया हमारी निशा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है सुधर जाएगी। भैया आप भाभी को घूर घूर के देख रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि ये दोनों लड़कियां
सिर्फ मेरी बहनें नहीं हैं, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने निशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए कहने लगी कि भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं। इसलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती हैं। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने भैया से कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक कटर था जिसके जरिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और निशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनाने के लिए आ जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो भाभी से बोले, शीतल, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, सुनील, भगवान जानता है, मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते रहते हो कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे यह वहम हो गया था, शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वो कहने लगी, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सब से छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से निशा पर ध्यान न रख सकी। मुझसे चूक हो गई। निशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे निशा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नजर आया। उसमें उसने निशा की बहुत तारीफ कर रखी थी। मैंने वो खत निशा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर निशा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं निशा से सख्ती से पेश आऊंगी, मगर ये व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं निशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने निशा की तरफ देखा तो वो शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर निशा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा,
अगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वो बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। निशा रोने लगी और बोली, भैया घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन वो अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने कभी नहीं डांटते थे। मैंने कहा, भैया आप भाभी को कुछ मत कहना, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरी भाभी हर रोज़ 1 किलो मसूर की दाल कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।